हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक बुद्धि इंटेलिजेंसी क्या है, इसके बारे में, इसका बुद्धि का अर्थ है, परिभाषा, विशेषता, प्रकार और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। ये रीड पात्र आने वाली रीड पात्रता 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। बुद्धि इंटेलिजेंसी। सबसे पहले एक नोट पॉइंट है, ये देखते हैं। रिक्त स्थान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। कौन, किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। तो बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता है जिसके कारण वह संसार के प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। वायुयान को आकाश में उड़ाना, जलयान को पानी में तैरना, शेर को पिंजरे में बंद करना, हाथी की सवारी करना, सांप को अपनी धुन पर नचाना जैसे कठिन, जटिल एवं जोखिम भरे कार्य मनुष्य चुनौतीपूर्ण तरीके से अपनी बुद्धि के बल पर कर पाता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि सोचने, समझने, विचारने की शक्ति है जो चिंतन को जन्म देती है और चिंतन समस्या समाधान का कार्य है। बुद्धि में विद्वानों के विचार। बुद्धि में विद्वानों के विचार। अल्फ्रेड बिन्नी के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ढंग से देखना। अल्फ्रेड बिन्नी के अनुसार क्या है? बुद्धि चार शब्दों में निहित होती है। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित होती है। कौन सा? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि अल्फ्रेड बिन्नी के अनुसार क्या है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन चार शब्दों में बुद्धि निहित होती है। इसके बाद है टर्मन के अनुसार, बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की क्या है? शक्ति है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। इसके बाद नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार, सत्य व तथ्य के दृष्टिकोण को समझने की शक्ति। यानी जो सत्य है और उसके साथ जो फैक्ट्स हैं, उन दोनों के दृष्टिकोण को समझने की शक्ति बुद्धि है। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था। गाल्टन गाल्टन के अनुसार क्या है? बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है। बुद्धि गाल्टन के अनुसार क्या है? बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है। नेक्स्ट है बकिंगम के अनुसार, बुद्धि सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? सीखने की शक्ति है। एक आरपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन आया था, सीखण री शक्ति ही बुद्धि है, वो कथन है। सीखण री शक्ति ही बुद्धि है, वो कथन, वो कथन है बकिंगम का। सेकंड ग्रेड में 2018 में एक क्वेश्चन और आया था, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य के होने में बुद्धि का सबसे अधिक योगदान होता है। इसी प्रकार बुद्धि के प्रकार देखते हैं। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार ने बुद्धि के 3 प्रकार वर्णित किए हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक काम करता है उसे उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। गैरेट ने 3 प्रेरक कौन से बताए थे? दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये 3 प्रेरक बताए थे। फर्स्ट गामक मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। इसमें क्या होता है? जो चालक, इंजीनियर, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि गामक मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर शाब्दिक या अमूर्त बुद्धि के अंदर कौन आता है? शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक, दार्शनिक, साहित्यकार, ये शाब्दिक और या अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सामाजिक बुद्धि। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, राजनेता आदि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। भारत में घोष व गंगोपाध्याय ने इसकी मापनी का निर्माण किया। यानी जो सामाजिक बुद्धि है उसका भारत में घोष व गंगा उपाध्याय ने इसकी मापनी का निर्माण किया। अमेरिका में गिलफोर्ड, बर्क व कॉर्नब्रेक ने इस पर परीक्षण बनाया। बुद्धि मापन।
प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन 1866 में किया था। बुद्धिमापन क्या है? बुद्धिमापन क्या है? बुद्धिमापन का विचार सबसे पहले 1890 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के कार्यों से शुरू हुआ, जिन्होंने अपने मित्र साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण दिया, जिनमें कुल 30 प्रश्न थे। यह परीक्षण एक असफल परीक्षण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 1908 में पेरिस विश्वविद्यालय में रहते हुए अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द दिया, जिसका अभिप्राय वास्तविक आयु के समय बालक या व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता से लगाया जाता है। जैसे एक 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बालक के समान कार्य करे तो उस बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष से होगी। इसके बाद बुद्धि के दो वर्ष होते हैं, एक बेसिल वर्ष या आधार वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो तो उसे बेसिल वर्ष कहते हैं। जैसे 15 वर्ष के बालक द्वारा 18 वर्ष के बालक के प्रश्नों का जवाब देना। विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धिमापन के लिए पहली बार सूत्र देने का प्रयास किया, जो निम्न था: मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। यह सूत्र अधूरा सूत्र था, जिसे वर्तमान सफल सूत्र के रूप में 1916 में विलियम टर्मन ने स्थापित किया था। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ये सफल सूत्र है। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु MA बटा CA इंटू 100। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक 8 वर्ष का है, परंतु 10 वर्ष के बालक के समान आसानी से कार्य कर लेता है। इस प्रकार बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ इक्वल टू MA अपॉन CA। MA क्या है? मानसिक आयु है, और CA क्या है? वास्तविक आयु गुणा 100। IQ कितना है? IQ इक्वल टू मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो 10 बटा 8 गुणा 100 इक्वल टू 125। IQ 125 आ गए। इसी के आधार पर हम MA निकाल सकते हैं, जिसमें CA दे रखा होगा, IQ दे रखा होगा, तो MA निकाल देंगे, और यहाँ से CA भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 तक मानी जाती है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी? 80 से 89 मानी जाती है। सर्जनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 या अधिक मानी जाती है। जो सर्जनशील बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 110 या अधिक होती है। टर्मिनल वर्ष। दूसरा वर्ष क्या? टर्मिनल वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो तो टर्मिनल वर्ष कहते हैं। जैसे 15 वर्ष के बालक द्वारा 12 वर्ष के बालक के प्रश्नों का जवाब देना। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी 100% के आधार पर। बुद्धि लब्धि हो गया, ये वर्ग हो गया, और ये प्रतिशतांक हो गया। 140 या अधिक बुद्धि लब्धि होगी तो प्रतिभाशाली बालक होगा, जो जिनका प्रतिशत कितना है? 2% ही है। 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि होती है, वो 7% होते हैं। 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि होते हैं, जो 16% होते हैं, और 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि के होते हैं, जो 50% होते हैं। इसके बाद 80 से 89 तक मंद बुद्धि बालक जो मंगोलिज्म होते हैं, वो 16% होते हैं। 70 से 79 तक निर्बल बुद्धि होते हैं, जो 7% होते हैं। उसके बाद 50 से 69 तक मूर्ख होते हैं, 25 से 49 तक महामूर्ख, और 25 से कम होते हैं वो जड़ मूर्ख होते हैं। ये टोटल 2% होते हैं। करो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, जबकि 70 से कम वाले बालक मंद बुद्धि के होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत: एक तत्व, एक कारक या एक खंड बुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने है, विलियम स्टर्न है, और विलियम टर्मन है। इनकी बुक कौन थी? द माइंड एंड द ब्रेन और दूसरी बुक थी इंटेलिजेंसी ऑफ फेबल माइंडेड। ये इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक तत्व, एक कारक, एक खंड बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित। इस सिद्धांत में माना गया है कि हमारी बुद्धि में कोई एक ही कारक या तत्व पाया जाता है, जो एक खंड में मौजूद रहता है, एवं दैनिक जीवन में हम लोग जितने भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों के लिए यह कारक जिम्मेदार होता है। इस सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हुआ कि यदि एक ही खंड होता तो हमारे परिणाम समान प्रकार के आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ कार्यों में हम सफल हो जाते हैं और कुछ कार्यों में असफल हो जाते हैं।
जॉनसन नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का अध्ययन करते हुए कहा कि जहाँ सत्ता या कानून किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो उसे निरंकुशवादी कहते हैं। उसी प्रकार से इस बुद्धि सिद्धांत का व्यवहार भी निरंकुशवादी है। दूसरा है द्वितत्व या द्विकारक या द्विखंडात्मक बुद्धि। इसके प्रवर्तक स्पेरमैन थे। इनकी बुक थी द एबिलिटी ऑफ द मैन और दूसरी बुक थी द क्रिएटिव माइंड। इन्होंने स्पेरमैन ने 1905 में द्वितत्व या द्विकारक द्विखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने जी कारक और एस कारक दिया था। जी कारक सामान्य कारक होता है, राजा की तरह केंद्र में स्थित होता है। जन्मजात कारक है, केवल एक होता है और अपरिवर्तनीय कारक है और सामान्य कार्यों के लिए भी है। और एस कारक है, विशिष्ट कारक होता है। ये अर्जित कारक है, बहुसंख्यक अनगिनत संख्या में पाए जाते हैं। परिवर्तनशील कारक है, सामाजिक वातावरण से ज्ञान प्राप्ति में सहयोग है। ये कारक प्रजा की तरह जी कारक के चारों ओर भ्रमणशील रहते हैं। एक पॉइंट है ये विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की कार्य का परिणाम है? स्पेरमैन का आरपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जॉनसन ने इसे राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा था। स्पेरमैन ने अपने ही सिद्धांत को बदलते हुए कहा था कि हमारी बुद्धि में एक तीसरा खंड पाया जाता है, जिस खंड में जी एस कारक दोनों समूह में पाए जाते हैं। इस खंड में को इन्होंने समूह खंडक कारक नाम दिया। इसे त्रिखंड या त्रिकारक या त्रितत्व नाम दिया। इसके बाद है नेक्स्ट है बहुतत्व, बहुकारक या बहुखंडात्मक बुद्धि। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था, ई एल थॉर्नडाइक बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह बहुकारक सिद्धांत था। बहुतत्व, बहुकारक या बहुखंडात्मक सिद्धांत प्रवर्तक कौन था? थॉर्नडाइक 1920। इनके अनुसार हमारी बुद्धि में असंख्य कारक पाए जाते हैं जिन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार से बालू रेत के ढेर के कणों को अथवा परमाणुओं को गिना जाना संभव नहीं है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि के कारकों को भी गिन नहीं सकते हैं। इनके इन्हीं विचारों के कारण इन्हें सिद्धांत को बालू का परमाणुवाद या बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार हम जितने भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए अलग कारक उपयोग में आता है तथा जब एक कार्य कोई कारक करता है तो अन्य सभी कारक उसकी मदद करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि मॉडल, थॉर्नडाइक का बुद्धि मॉडल, ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी? बुद्धि चौड़ाई का मतलब है बुद्धि का दृष्टिकोण या उसकी व्यापकता की स्थिति, और ऊंचाई का मतलब है उच्च आकांक्षा स्तर को स्पष्ट करने वाली स्थिति, और गहराई का मतलब है गहन चिंतन करने या सोचने समझने वाली स्थिति है। जॉनसन ने इस सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए कहा कि यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत है। इसके बाद है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, प्रवर्तक रेमंड बी केटल, जिन्होंने 16 पीएफ शील गुण दिए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? केटल। यूपी टेट 2020 में पूछा गया। केटल के अनुसार हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। तरल बुद्धि, जन्मजात बुद्धि अपरिवर्तनशील, स्थायी, सामान्य एवं दैनिक दिनचर्या कार्य संपन्न कराती है। और ठोस बुद्धि होती है, वो अर्जित बुद्धि होती है, परिवर्तनशील है, अस्थायी बुद्धि है, वातावरण जनित बुद्धि है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने एवं विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद है क व ख बुद्धि। प्रवर्तक है क बुद्धि, जन्मजात, स्थायी और सामान्य कार्य, और ख बुद्धि होती है वो अर्जित, अस्थायी और विशिष्ट कार्य की होती है। इसके बाद है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड बुद्धि। प्रवर्तक है जॉनसन। लेवल फर्स्ट वंशक्रम आधारित बुद्धि होती है, सामान्य व्यवहार होता है, और लेवल सेकंड में है वातावरण जनित बुद्धि होती है, विशिष्ट व्यवहार होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, प्रवर्तक है बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने बुद्धि सिद्धांत को देते हुए कहा कि हमारी बुद्धि एक आश्चर्यजनक मानवीय संरचना है जिसका कोई स्वरूप शरीर में नजर नहीं आता है, अर्थात यह तो केवल आश्चर्य की वस्तु है। नेक्स्ट है सैंपल नमूना, सैंपल या नमूना या न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि सिद्धांत, प्रवर्तक है थॉमसन। इस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसी बड़ी या जटिल या संगठित कार्य के लिए हम मस्तिष्क की छोटी छोटी
सूचनाओं संरचनाओं को प्राप्त करते हैं एवं उनके संगठन से किसी कार्य को पूरा करते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं भी ही न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहलाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक है थर्स्टन और समर्थक है केली। 2020 में आरपीएससी ने क्वेश्चन किया था, निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? प्रतीकात्मक योग्यता। सबसे पहले इस सिद्धांत को थर्स्टन ने प्रस्तुत किया था। थर्स्टन ने प्रस्तुत किया जिससे इन्होंने हमारी बुद्धि में पाए जाने वाले कारकों के बारे में पीएमए प्राथमिक मानसिक योग्यता नामक पुस्तक में लिखा, जिसमें केली विषय योग्य थे। इसमें लिखा गया कि हमारी बुद्धि में कुल 13 कारक समूह पाए जाते हैं, जिनमें से 7 प्राथमिक योग्यताएं होती हैं जो नियमित रूप से उपयोग में आती हैं। ये 7 योग्यताएं क्रमशः शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता हो गई, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, वाक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता के रूप में होती है। ये टोटल 7 योग्यता ये रही। फिर कुछ समय बाद केली ने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखी, जिन्होंने 9 कारक समूह में माने और सभी को महत्वपूर्ण बताया। इनकी पुस्तक का नाम है क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ द मैन था। इन केली ने जो 9 कारक बताए थे उनके बाद 7 के बाद 2 है, एक तो तार्किक और निगमनात्मक, ये द्वितीय कारक थे। नेक्स्ट है संरचनात्मक बुद्धि, त्रिआयामी बुद्धि, 3D बुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक है जेपी गिलफोर्ड। इनकी बुक है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट। 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने अपना बुद्धि मॉडल प्रस्तुत किया और कहा कि बुद्धि में 3 आयाम पाए जाते हैं जो गुणात्मक रूप से संगठित होते हैं। विषय वस्तु गिलफोर्ड बुद्धि के 3 आयाम। विषय वस्तु ये 4 प्रकार के होते हैं, इसमें एक तो आकृति, संकेत, शब्द और व्यवहार, ये 4 आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है संक्रिया। इसमें 5 प्रकार है, संज्ञान है, स्मृति है, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन है। इसके बाद उत्पादन प्रोडक्ट, इसमें 6 प्रकार के इकाई हो गया, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल में विषय वस्तु विमा का नहीं है? तो संज्ञान विषय वस्तु का नहीं है। संज्ञान किसका है? संक्रिया का है। और इनका क्रम क्या है? पहले संक्रिया आएगी, उसके बाद विषय वस्तु और उसके बाद उत्पादन आएगा। इस प्रकार से इन्होंने माना कि हमारी बुद्धि में कुल खंड कंटेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया और प्रोडक्ट हो गया। ये कंटेंट 4 प्रकार के, ऑपरेशन 5 और प्रोडक्ट 6, टोटल 120 खंड हो गए। 1977 में इन्होंने अपने ही सिद्धांत को बदला और विषय वस्तु में आकृति को हटाकर उसके स्थान पर दृश्य व शरीर को जोड़ दिया। इस प्रकार कुल खंड 5 5 5 5 कंटेंट में 5 हो गए, ऑपरेशन में 5 हो गए और प्रोडक्ट में 6 हो गए, टोटल 150 खंड हो गए। 1980 में इन्होंने अपने सिद्धांत को फिर से बदला और विषय वस्तु में आकृति को वापस जोड़ दिया। इस प्रकार से बुद्धि में टोटल 180 खंड बता दिए। सामान्य व्यवहार में विषय वस्तु संक्रिया उत्पादन का क्रम होता है, लेकिन एनसीईआरटी में संक्रिया विषय वस्तु उत्पादन दिया हुआ है। बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक हावर्ड गार्डनर। इनकी बुक है फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इन्होंने तत्व कारक बुद्धि सिद्धांतों का विरोध किया और उसके स्थान पर विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के समूह के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया। सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया था तथा उसके बाद 8 प्रकार की योग्यता का वर्णित किया तथा वर्तमान में 9 प्रकार की योग्यताएं बताई गई जो निम्न हैं। भाषिक योग्यता, इनकी बुक थी इंटेलिजेंसी रिटर्म्ड। 1998 में 8वां प्रकार हो गया और 2000 में 9वां प्रकार हो गया। जो 9 प्रकार है वो है भाषिक योग्यता, शारीरिक गति, तार्किक योग्यता, अंतर्व्यक्तिक योग्यता मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, और अंतरा व्यक्तिक योग्यता स्वयं की भावना इच्छा को समझना। नेक्स्ट है संगीतात्मक योग्यता। नेक्स्ट है इसके बाद है स्थानिक योग्यता या गामक योग्यता। लास्ट है प्राकृतिक योग्यता। इसके बाद अस्तित्व योग्यता।
लास्ट सिद्धांत है त्रितंत्र, त्रिवर्ग, त्रिवीक्षा, त्रैआर्किक बुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक स्टर्नबर्ग। इनकी पुस्तक में बियॉन्ड आईक्यू। यह सिद्धांत सूचना संसाधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि तीन घटकों से मिलकर बनी होती है, जो निम्न हैं: प्रासंगिक घटक, व्यवहारात्मक घटक, अनुभवात्मक घटक। प्रासंगिक घटक में तीन है: मेटा घटक, निष्पादक घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। प्रासंगिक में प्राचीन या ऐतिहासिक घटनाओं से सीखना होता है। व्यवहारात्मक घटक में दैनिक जीवन के व्यवहार के आधार पर सीखना होता है। और अब अनुभवात्मक घटक में अनुभवों का प्रयोग करते हुए सीखना होता है। ये हमने बुद्धि से संबंधित मनोविज्ञान का बुद्धि से संबंधित टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे मनोविज्ञान के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और ये आने वाली रीट पात्रता के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप जितना हो सके समझ लीजिए और एक दो बार इस वीडियो को लगातार देखिए। आपको अच्छे से ये वीडियो में सारी बुद्धि संबंधित सारा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।